ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के बहादुरपुर प्रखंड के बरवाड़ा पंचायत में महागठबंधन की ओर से मंगलवार को चुनावी सभा का आयोजन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन प्रत्याशी अब्दुल सिद्दीकी को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं चुनाव जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक भोला यादव, ललित यादव, जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हमारे नेता आदरणीय अब्दुल सिद्दीकी जी, आप लोग जमा हुए हैं। आप लोगों ने मन बना लिया है जो आदरणीय नेता के अब्दुल सिद्दीकी जी को यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोग सम्मान के पात्र हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार 2 दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन तबियत खराब होने के बावजूद भी आपके इस महती सभा में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए मैं और राहुल बाबू और जितने भी लोग हैं सब लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आपने इस विपरीत समय में भी आने का काम किया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के ऊपर में हमला कर रहा है, जिससे आप लोग सब लोग जबरदस्ती का केस बना करके रेलवे का लीगल से कह दिया था तो किसी भी तरह का कोई घोटाला रेलवे में लालू प्रसाद जी के टेन्योर में नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी जबरदस्ती का केस हमारे नेता के परिवार और हमारे नेता के सगे संबंधी 7 बेटी है, 7 दामाद है, 7 समधी है और 7 समधन है, सभी के ऊपर में और उनके सगे संबंधियों के ऊपर में जबरन केस किया गया है और आप लोगों को इसका बदला लेना है। इसका बदला इसी चुनाव में लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये 2019 देश का अंतिम चुनाव है, क्योंकि इसके बाद जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ जो संविधान है, इसको ये समाप्त करना चाहते हैं। विपक्ष तेजस्वी जी को सुनना चाहते हैं और उनके पास वक्त भी नहीं है। कई जगह आज उनकी सभा लगी हुई है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ताकत क्या है। उसकी ताकत है धन बल, उसकी ताकत है नफरत बल, उसकी ताकत है घृणा बल, उसकी ताकत है छल कपट बल।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मिथिला की जो संस्कृति है, मिथिला की जो सभ्यता है, इस संस्कृति और सभ्यता में नफरत हारेगा, उन्माद हारेगा, कायरता हारेगी, नफरत हारेगा, छल कपट हारेगा और जीतेगा ये गरीब मजदूर किसान, ये हमारे किसान, ये हमारी माँ बहने का मनोबल, यह जीतेगा। इसके सामने धन बल कुछ काम नहीं करेगा, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। को बांट कर रखा, बड़ा और छोटा की बात करते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब 1977 में आरक्षण लागू किया था, यादव जी के पहल पर, जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया भारत में, तो आप सब जानते होंगे, जो लोग भी राजनीतिक हैं, उन लोगों ने क्या कहा। बीपी सिंह को कल तक कहते थे राजा नहीं फकीर है, और मंडल कमीशन लागू करने के बाद फिर वो पूरे हो गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई पूंजी है नहीं, हमारे पास पूंजी है आपकी, हमारी पूंजी है हमारी निष्ठा, हमारी पूंजी है हमारा ईमान। और हमें हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने जो लालटेन का निशान थमाया है, इसमें इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इस ताकत के सामने मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे नेता को परेशान किया गया, परेशानी हमारे नेता झेल रहे हैं, जेल में बंद है। अगर लालू यादव उस बाप का बेटा है जो टूट जाएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना सर झुकाएगा नहीं। और पूरा खानदान भाजपा के प्रेशर में, भाजपा के षड्यंत्र में का सामना कर रहे हैं। इसलिए गरीबों, तुम्हें मौका मिला है कि तुम बदला लेने का वक्त है। 29 अप्रैल, आगे नहीं पीछे। अपने पुरखों का सपना कि हमें भी बराबरी का दर्जा मिले, अपने पुरखों का सपना जिसने आपको जुबान दी, उस जुबान की कसम है आपको कि अगर आपने उस जबान की मर्यादा को रखी तो भारतीय जनता पार्टी क्या, एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, 100 भारतीय जनता पार्टी भी इस गरीबों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती है। यही कहकर मैं आपके बीच का हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आवाज बनूंगा लालू का, मैं आवाज बनूंगा गरीबों का, मैं आवाज बनूंगा कमजोरों का, मैं आवाज बनूंगा किसानों का, मैं आवाज बनूंगा नौजवानों का, बेरोजगारों का। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि धन बल को पराजित कीजिए, छल बल को पराजित कीजिए और जन बल की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी को हराइए। धन्यवाद। आप लोगों के समक्ष रखने आए हैं और आप लोग एक बात को जानिए कि ये जो चुनाव है किसी व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को जिताने को बचाने का चुनाव है और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। आज आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, उनसे हम लोग मुकाबला करके अपने संविधान को बचाने का काम करें, अपने देश को बचाने का काम करें, अपने आरक्षण को बचाने का काम करें।
आरएसएस जो पार्टी, बीजेपी जो है, ये लोग पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की जगह पर इनका नागपुरिया कानून जो है, जो बाबा गोवलकर, बंच ऑफ थॉट्स का मतलब सोच का गुच्छा, ये सोच के गुच्छे को हम लोगों के संविधान के जगह पे लागू करना चाहते हैं। आज संविधान है तो आप हो, हम हैं, और ये भाजपा वाले लोग, हमारे पिता बीमार हैं, अस्पताल में रांची में भर्ती हैं। साजिश के तहत उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया। एक हफ्ता पहले हम उनसे मिलने गए थे रांची, और हमको वहां इजाजत नहीं दी गई कि हम अपने बीमार पिता से मिल सके। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हम पूछते हैं, आप लोगों से पूछते, आप बताओ, एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मिलना देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं मिलने दे रहा। अगर यहाँ कोई भाजपा वाला है, भजपैया कोई होगा, अगर कान लगा करके सुन ले कि अगर सोचता हो कि लालू जी को जेल में बंद कर करके वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, तो ये समझ ले कि लालू जी का बेटा यही है। अगर हमारे आरक्षण पे हल्का सा भी खतरा आएगा, संविधान पे हल्का सा भी खतरा आएगा, तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बात कान फूंक करके सुनो। लेकिन जिस प्रकार से अगर हमारे संविधान में और आरक्षण पे अगर बुरा नजर डालेगा, तो उसका अंजाम जो होगा बुरा होगा। वो एक बात समझ लेने की कोशिश करें। हम सब पे मुकदमा केस, मोदी जी आए थे पिछला चुनाव में, तो आप लोगों से बोल करके गए थे ना कि 15-15 लाख रुपए हारे के खाता में देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? और क्या बोले थे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। यहाँ कितना बेरोजगार लोग, यहाँ उठा लो, बेरोजगारी है। और सरकारी नौकरी है तो ना के बराबर। बात सुनिए, 22 लाख नौकरियां भारत सरकार में रिक्त है, यानी खाली है सरकारी नौकरी। मोदी जी उसको नहीं भरे। अगर मोदी जी दोबारा आ जाएंगे, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, अगर मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी को खत्म कर देंगे, अब पूरा प्राइवेट के हाथों में दे देंगे। प्राइवेट वाला हो जाएगा मालिक, जब मन करेगा आपको निकाल बाहर करेगा, जब मन करेगा जितना काम कराएगा, और जब पगार देने का वक्त आएगा तो आपको ठंडी दे करके छोड़ देगा, या वो भी ना दे। तो जब सरकारी नौकरी जो खत्म करेगा, उसको बदलना है कि नहीं बदलना है? अब 10 करोड़ हुआ नोटबंदी में लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। 3.5 करोड़। 2018 में एक सर्वे के मुताबिक 1.5 करोड़ रोजगार जिनको था उनसे छीन लिया गया। 3.5 करोड़ और 1.5 करोड़ कितना हुआ? 5 करोड़। और 10 करोड़ और 5 करोड़ कितना हुआ? तो 15 करोड़ रोजगार मोदी जी खा गए। मोदी जी 15 करोड़ रोजगार खा गए। ये लोग नारा लगाता था भाजपा वाला, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे मम्मी पापा, आपकी बार मोदी है सरकार। बताओ क्या काम हुआ? हम लोग बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, बरबर मोदी या गड़बड़ मोदी है। बोलते हम चौकीदार है, चौकीदार। काहे चोर है सबको पता है, लेकिन अगर चौकीदार ये बात समझ ले कि अगर वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो देश की जनता, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदार ने गलती करने का काम किया है तो थानेदार छोड़ेगा नहीं, बल्कि सजा देने का काम करेगा। नोटबंदी हुई, आप लोगों का पूरा पैसा जमा करवा लिया गया बैंक में।
और नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी पूरा बैंकवे का पैसा उठा करके लेके भागे और हमारे चौकीदार सोए रहे। तो ये आपका पैसा था जो लेकर के भागने का काम किए। यहाँ देखिए दरभंगा से हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके सिद्दीकी जी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, पूरी तरीके से सोच समझ करके। और हम धन्यवाद देते हैं माले पार्टी को, हम लोगों की जो वैचारिक सहमति हुई है और जो हम लोग आना कि सीट पे जो माले का समर्थन करने का काम कर रहे हैं और जहां वो चुनाव नहीं लड़ रहे वहां पूरी तरीके से हम लोगों को समर्थन देने का जो वादा किया है। जो गरीब की लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, हम लोग भी गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। आगे चल के ये जो गुड गेस्चर जो है इसको हम लोग आगे परिवर्तित करने का काम करेंगे और भविष्य में एक बड़ा अच्छा मजबूत भी गठबंधन हम लोग बनाने का काम करेंगे और बिहार की जनता के सामने एक सही विकल्प भी रखने का काम करेंगे। तो जितने हमारे माले के लोग उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें आप सब लोग जितने गरीब, गुरबा, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित समाज के सब लोग जो हैं एकजुट होकर के, जो भाजपा वाले लोग हैं, एक पलटू चाचा के साथ जो मिले हुए लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम कीजिए। ये बार बार पलटी मारने का काम किए। 4 साल में 4 सरकार दी है, बिहार में विकास 0 हुआ। खाली कहने के लिए शराबबंदी की है, लेकिन शराब चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है ना। हमारा गरीब का है कपड़े 50,000 में हुआ बटोरे लगे तो जेल में बंद कर देता। और अमीर पूरा बड़ा बड़ा अधिकारी सब दारू डेली चाप करके पी रहा तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 200 रुपए का बोतल 1500 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा काफी है। ये जो शराबबंदी हुई नशा मुक्ति के लिए नहीं की गई है। ये चाचा जो हमारे पलटू चाचा है, उनका आय कैसे बढ़े, उनके पार्टी में फंड कैसे जाए, उसके लिए है। अगर शराबबंदी होती तो शराब कोई नहीं मिलता पीते हुए, बोतल नहीं आता बिहार में। लेकिन यहाँ तो शराब चालू है क्योंकि हमारे चाचा ने माफियाओं के साथ सेटिंग कर रखा है। 200 का 1500 में जो मिल रहा है और 1300 रुपए का जो फर्क है, 1300 रुपया किसके पास जा रहा है? चाचा के जेब में जा रहा है। हमारे चाचा जो है वो डिग्री इंजीनियरिंग का लिए हुए है ना, इसी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बात को समझिए आप लोग। अरे बिहार पुलिस पे तो हमको तरस आता है। इनको पीछे लगना चाहिए अपराधियों के, डकैत के, चोर के, बलात्कारियों के, क्रिमिनल के, मर्डर के, हत्यारों के। तो ये लोग ढूंढने चल रहा कि केस शराब पिया। आप बताइए बिहार में अपराध नहीं बढ़ेगा? तब बढ़ेगा ना। अब तो गरीब है जेल में ठूसा रहा, अब लगा दिए 50,000 फाइन। पहली बार जो शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा वो 50,000 रुपया देगा। तो ये सब देखिए गरीब विरोधी नीति। दूसरा बंदी क्या की हमारे चाचा, तो बालू बंदी करा दी। बालू बंद हुआ कि नहीं हुआ? और जो भी चालू है 3 गुना 4 गुना महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? महंगा हुआ ना। लेकिन जो बीच पे जो बंद हुआ उस पर गरीब के पेट पर चाचा ने लात मारा कि नहीं मारा? यानी जो गरीब मजदूर जो 2 वक्त का मेहनत करके रोटी कमाता था उसका रोजगार छीना कि नहीं छीना? तो आप बताइए जब बालू महंगा अब मिल रहा है, पहले सस्ता मिलता था, तो असली माफिया कौन हुआ? तो चाचा जी हुआ ना। तो आप सोचे कि कितना महंगा हो गया। कोई जो है मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। तो हम आप लोगों के बीच आए, समय कम है, पूरी तरीके से एकजुट होकर के आप लोग लगिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को जिताने का काम कीजिए। ये जीतेंगे तो लालू जी को न्याय मिलेगा, ये जीतेंगे तो आपका देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, आरक्षण सुरक्षित रहेगा। इसलिए सृजन घोटाला के चक्कर में तो नीतीश चाचा पलटी मार देगा। तो इसलिए
आप सब लोग जो है इनके मंसूबे पे कामयाब नहीं होने देना है। अंत तक अगर बात करोगे किसानों का आय दुगुना करने का, किसानों का कर्ज माफी का, नौजवानों को रोजगार का, बात करोगे बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का, बिहार के स्पेशल पैकेज का, काम की बात करोगे तो ये लोग अपना एजेंडा पे ले जाना चाहेगा। वो क्या है? हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराओ, इसी में लोगों को गुमराह कर दो और इसी में आपको लगा करके आरक्षण आपका धीरे धीरे खत्म कर लेगा। ये बात समझ ले पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, ये आपको धर्म के नाम पर सामने पेश करके पीछे से आपका आरक्षण को समाप्त कर लेने का चाल चलेंगे। इसलिए इस बात सावधान रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। तो जिताइएगा ना सिद्दीकी जी को? आशीर्वाद रहेगा पूरा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए आशीर्वाद रहेगा ना? जिताना है ना? गठबंधन से नाराज चल रहे राजद नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मंगलवार को ख्वाजा सराय स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पार्टी 17 तारीख तक निर्णय नहीं लेगी तो त्याग पत्र देते हुए 18 अप्रैल को मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। पटना में भी किया, एक ब्रीफ और एक लेंदी, जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा होगा और अगर चाहिए तो उसका हम देंगे आपको। मैंने उस दिन जो लास्ट मीटिंग में कहा था कि मैं अपने पार्टी का इंतज़ार कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से उम्मीदवार बनता हूं राष्ट्रीय जनता दल से अलग, तो मेरी अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि मैं ओहदों से अलग हूँ पार्टी के। तो आज चूँकि अब तक मैं इंतज़ार कर रहा था, तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो भी बॉडी है जहाँ का भी मैं मेंबर हूँ, नेशनल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उससे मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ और 18 तारीख तक इंतज़ार करूँगा कि पार्टी मेरे लिए कुछ विचार करे। आपसे मैं बता दूँ कि 18 को मधुबनी का लास्ट नॉमिनेशन है। अगर उस दिन तक पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए फिर मजबूरी होगी कि मैं पार्टी से अलग हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पार्टी से अलग हूँ, लेकिन अगर पार्टी ये समझती है कि मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैंने 30 साल जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक 30 साल से अगर मैंने पार्टी की खिदमत की है तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी पार्टी 18 तारीख से पहले कोई फैसला करेगी और मुझे मजबूरन पार्टी नहीं छोड़ने पे मजबूर पार्टी नहीं करेगी। आप जानते ही हैं कि मिथिलांचल के अंदर और ख़ास तौर से दरभंगा मधुबनी के अंदर किस तरह से मैंने पार्टी को सींचा है, किस तरह से अपने दोस्तों को इकट्ठा रखा है, किस तरह से राजद को मजबूत किया। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन होगा जब मैं पार्टी से अलग हूँगा। तो मुझे चूँकि अभी मैं न्यूज़ 18 पर एक इंटरव्यू सुन रहा था तेजस्वी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को टिकट नहीं होता है तो उनका अधिकार है कि इंडिपेंडेंट या लड़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसी हिस्से का इस्तेमाल करूंगा
और इंतज़ार करूंगा 18 तारीख तक, क्योंकि इतना लंबा रिश्ता है लालू जी से, लालू जी के परिवार से और राष्ट्रीय जनता दल से और पूरे परिवार से, पूरे बिहार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा कि मैं इस पार्टी को छोड़ूं। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं मिथिलांचल के चेहरा के साथ साथ मैं एक मुस्लिम चेहरा भी हूं, और शायद इससे पार्टी को भी नुकसान होगा, संगठन को नुकसान होगा, और वो मैं अब भी नहीं चाहता हूं। तो इसी अपील के साथ कि मेरी बात सुनी जाए, और मधुबनी से इन्होंने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, कोई लालटेन वाला तो है नहीं, तो हमें जो भी, अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जो भी सिंबल मिले तो राजद हमें सपोर्ट करे, हमें मदद करे, क्योंकि जो भी पार्टी वहाँ अभी आई है उससे रिश्ता तो हम समझते हैं महीना 2 महीने का होगा, लेकिन हमसे रिश्ता तो 30 साल का है। तो मैं अभी भी लालू जी का रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक लंबा रिश्ता रहा है और परिवार से रिश्ता रहा है, तो मुझे सदमा ज़रूर है, लेकिन ये मजबूरी का फैसला है, जो फैसला मुझे लेना पड़ रहा है और मैं लूँगा। एक खबर सर ये भी आ रही थी कि शकील साहब और कांग्रेस का नॉमिनेशन करते तो आप शायद नहीं नॉमिनेशन देंगे। वो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर शकील अहमद साहब को कांग्रेस का सिंबल, फिर समझ लें आप पर, कि कांग्रेस का सिंबल हाथ मिल जाएगा तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, उनका मदद करूंगा। लेकिन अगर उनको कांग्रेस का सिंबल हाथ नहीं मिलता है तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से या किसी पार्टी के हैसियत से मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूंगा। जो सर आपने बोला कि जितने पद थे अपने आप को अलग रखूंगा, क्या इसका इस्तीफा आपने मतलब उससे कोई लेटर पार्टी को आपने निर्गत किया है या फिर बस भाई देखो, बाद बाकी सिर्फ मेंबरशिप आपके पास रहेगा, बाद बाकी सभी पोस्ट आप अपने आप को अलग करते हैं। तो उनका रिटेल भेज दिए क्या ऑफिस? और ऐसा है कि कोई भी लिखित तो मेरे पास आया नहीं आज तक, ये होता है। जब मीटिंग होती थी बुला लिया जाता था, तो मोबाइल ही पे पता चला कि मैं इस जगह पर हूँ, तो उससे मैं अपने आप को अलग करता हूँ। जब 30 साल के रिश्ते वाले को जगह नहीं दिया गया और 3 महीने वाले को जगह दिया महागठबंधन ने, इसका क्या वजह हो सकता है? अब ये वजह तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए। अच्छा, दरभंगा से आप नामांकन नहीं कर पाए और ये 18 को मधुबनी करने जा रहे हैं अपने शिष्य के विरुद्ध में, सीसी समझा जाए उसको बद्री पूर्वे को, ऐसा क्या लग रहा है? नहीं, आपको नहीं मालूम है। 6 महीने से मधुबनी ही में काम कर रहा था, आपको सब डिटेल मालूम है। क्या दरभंगा आपके वहाँ चुनाव लड़ने से और आपके पार्टी चुनने से दरभंगा में महागठबंधन का असर पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं क्यों बोलूँ किसी को असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूंगा। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।